अगले कुछ घंटों में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली हैं। उससे पहले सदन के अंदर जीडीपी के आंकड़े पेश किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर लगातार चलती रहेगी। भले ही दुनिया के दूसरे मुल्कों में मंदी की आहट हो या तमाम तरह की परेशानियां हो, लेकिन भारत को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। बजट में और क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ उम्मीदें ट्रेडर्स को है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से प्रवीण खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं। आप कैट के महामंत्री भी हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप में। जी नमस्कार। जी। प्रवीण जी, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था है। यूरोप के कई मुल्क इस वक्त जूझ रहे हैं, वहाँ क्राइसिस है तमाम तरह के, वहाँ के शेयर मार्केट गिर रहे हैं। मंदी की आहट भी वहाँ महसूस की जा रही है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं। ये मुझे लगता है कि इस बार का जो बजट आएगा वो बहुत प्रगतिशील बजट होना चाहिए, जिसमें व्यापार को बढ़ाने के अवसर ज्यादा मिले, वहीं देश का एक्सपोर्ट भी और बढ़े। इस हेतु सरकार निश्चित रूप से कुछ सपोर्ट पॉलिसीज, कुछ नीतियां ऐसी बजट में आएगी तो जिससे ये जो विकास दर जो 7% की आंकी गई है, कम से कम वो विकास दर का आंकड़ा बरकरार रह सके। इस प्रकार की व्यवस्थाएं मुझे लगता है कि बजट में निश्चित रूप से आएंगी। जी सर, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मजबूती की वजह है उसमें कहा जा रहा है कि जो निजी खपत है, कुछ कैपेक्स है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है, छोटे व्यापारियों की जो मजबूती है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती का काम देती है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की है। तो ऐसे में आपने भी ट्रेडर्स की तरफ से कुछ मांग की थी फाइनेंस मिनिस्टर से। जानना चाहेंगे क्या कुछ आप लोग चाहते हैं और उसकी वजह क्या है। देखिए, हमारा ये मानना है कि एक तो जीएसटी को 5 वर्ष हो गए देश में, लेकिन जीएसटी आज भी एक जटिल कर प्रणाली बनी हुई है और आम आदमी को जीएसटी की पालना करने में बहुत कठिनाई आ रही है। हमारा ये मानना है कि 5 वर्ष के इस पूरे पीरियड में सरकार को भी जीएसटी के खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं और हमको भी हुए हैं। तो क्यों ना सरकार और हम बैठ करके बातचीत करें और जीएसटी को इतना आसान सिस्टम बनाएं जिससे कि गांव में बैठा हुआ व्यापारी भी जीएसटी के अंदर आए और आसानी से उसकी पालना कर सके। दूसरी ओर सरकार को भी राजस्व में बढ़ोतरी हो। दूसरी तरफ इनकम टैक्स की जो दरें हैं, वो 30% का जो स्लैब है, हाईएस्ट स्लैब, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम्म। जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए उस स्लैब में रिडक्शन आना चाहिए। हमारा मानना है कि उस स्लैब में रिडक्शन आए। इसी प्रकार से व्यापार करने का तौर तरीका देश में बदल रहा है। अभी तक हम कागजों में व्यापार करते थे, अब हम्म। व्यापार डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। तो बिल्कुल एक नए परिवेश में व्यापार जा रहा है। तो हमने वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि देश भर के व्यापारियों को एक एमनेस्टी स्कीम दी जाए कि वर्ष 2022 दिसंबर तक जो भी कुछ जैसा देश के अंदर हो गया उस पर पर्दा डाला जाए और उसकी कोई जांच ना हो। लेकिन आगे के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और अच्छा और सच्चा व्यापार देश में करें, जिससे देश की व्यापार और अर्थव्यवस्था को बल मिले। प्रधानमंत्री जी बार बार वन नेशन वन टैक्स की बहुत जोरदार वकालत कर रहे हैं और वो होना भी चाहिए। उसी तर्ज पर हमने कहा है कि जब व्यापारियों को देश में अनेक प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो वन टैक्स, वन वन नेशन वन टैक्स के आधार पर वन नेशन वन लाइसेंस की पॉलिसी भी बजट के अंदर आनी चाहिए। वहीं जिस मतलब प्रकार पूरे से देश में एक किसान, ही लाइसेंस प्रणाली हो। हाँ हाँ, पूरे देश में एक लाइसेंस हो जो आधार के तरीके से काम करे। तो मुझे अगर देश में कहीं भी व्यापार करना है तो मेरे लिए वो लाइसेंस काफी हो, मुझे जगह जगह अलग अलग विभागों में लाइसेंस लेने के लिए जाना ना पड़े। इसी प्रकार से जिस तरीके से किसान को क्रेडिट कार्ड दिया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसी तर्ज पर व्यापारियों को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाना चाहिए। ऐसी कुछ मांगे हमने वित्त मंत्री के सामने रखी हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि बजट में इन मांगों का समावेश कहीं ना कहीं दिखाई देगा। जी। प्रवीण जी, तमाम बातें आपने बताई। एक सवाल ये है कि महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार की तरफ से संकेत है कि जो कर्ज की दर है वो लगातार बढ़ी रह सकती है।
और इंटरनेशनली रुपया जिस तरह से डाउन जा रहा है डॉलर के मुकाबले, आपको लगता है कि व्यापारियों के सामने आने वाले समय में कुछ चुनौतियां भी पैदा होने वाली है? देखिए, इसका भी निश्चित ध्यान। रूप से जब 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 हमारा रुपया कमजोर होगा तो उसके व्यापारियों के सामने उसकी चुनौती आएगी, खास तौर पर जो हमारे करोड़ों व्यापारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। उनको उनको बहुत बड़ा इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर आता है। जिस रेट पर हमने सौदा किया और जिस रेट पर माल आया, उन दोनों में जमीन आसमान का बड़ा फर्क हो जाता है। तो व्यापारियों को उसकी पीड़ा बहुत झेलना पड़ती है। इसीलिए देश के व्यापार को और अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए व्यापारियों की बहुत बड़ी एक भूमिका है, क्योंकि जैसा भी आपने खुद कहा कि बाकी देशों में मंदी है, हमारे यहाँ मंदी क्यों नहीं है? हमारे यहाँ मंदी इसलिए नहीं है कि हमारा कोई भी बैंक हमारा कंगाल नहीं हुआ, क्योंकि प्रतिदिन देश में 8 करोड़ व्यापारी हैं जो प्रतिदिन बैंकों में जाकर के पैसे जमा कराते हैं, उससे हमारे बैंक चलते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारे देश में मंदी बहुत आसानी से नहीं आएगी। जी। प्रवीण जी, आप लोग जो सोशल साइट्स है शॉपिंग की, उसके खिलाफ भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं, तो क्या ऐसी भी कोई बात आपने इसे जो अपने 18 मांगे भेजी है उसके अंदर रखी है कि सरकार उसकी तरफ भी कुछ सख्ती करे या कुछ ऐसे प्रावधान तैयार करे जिससे आप जैसे जो व्यापारी हैं, जो रिटेलर हैं, उनको उद्योग में, उनके व्यापार में कोई दिक्कत ना आए? देखिए, हमने 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 ये माना है कि देखिए, ई कॉमर्स देश का बड़ा व्यापार है और भविष्य का व्यापार है। लेकिन आज ई कॉमर्स के कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, जिसके कारण से विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां हमारे व्यापार पर कब्जा करती जा रही हैं। हमने सरकार से मांग करी है कि ई कॉमर्स के लिए पॉलिसी तुरंत बनाई जानी चाहिए। हम्म। वहीं ई कॉमर्स के जो नियम हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, उनको तुरंत लागू किया जाना चाहिए। ई कॉमर्स के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन होना चाहिए और देश के रिटेल व्यापार के लिए एक नेशनल ट्रेड पॉलिसी का भी होना बहुत जरूरी है। उसी हम्म। प्रकार से अर्थव्यवस्था के सभी अंगों के लिए पृथक रूप से मिनिस्ट्री है। लेकिन देश का रिटेल ट्रेड जो लगभग 130 लाख करोड़ रुपए का है, उसके लिए मिनिस्ट्री नहीं है। तो हमने ये भी मांग की है कि रिटेल ट्रेड के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल ट्रेड बनाई जाए। जी सर, एक आखिरी सवाल। कोविड के बाद जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था ने बूस्ट लिया और तमाम जो उद्योग धंधे थे वो फिर से पटरी पे आने लगे, स्लो डाउन का माहौल बना हुआ है। आपसे भी बातचीत हुई यूरोप के अंदर, हालांकि एशिया में सिर्फ हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चीन और पाकिस्तान, वहां पे इस तरह की खबरें सामने आ रही है। क्या कुछ बैकअप की भी आप उम्मीद करते हैं सरकार से व्यापारियों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि व्यापारी देश में लगभग, जैसा मैंने आपसे कहा, 8 करोड़ व्यापारी हैं, तो वो देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। तो आए दिन और वर्ल्ड की सबसे बड़ी सप्लाई चेन हिंदुस्तान की है, जो 8 करोड़ व्यापारियों ने अपने हाथों में संभाल रखी है। तो कहीं ना कहीं इन व्यापारियों के लिए सरकार को सपोर्ट पॉलिसी लानी चाहिए। कोई जी। व्यापारी यदि किसी संकट में है तो वो उसको संकट से बाहर कैसे निकाला जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसी प्रकार से व्यापारियों का इंश्योरेंस भी हो, व्यापारियों को पीछे फाइनेंशियल बैकअप हो, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्यापारियों को आसान रेट पर बहुत बहुत आसानी से कर्ज दे सके। और इसके साथ साथ एनबीएफसी और एमएफआई को मजबूत करना चाहिए, तो हमारा ढांचा व्यापार का मजबूत होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और बजट से जुड़ी जो आपकी मांग है उनको शेयर करने के लिए। धन्यवाद सर, आपने समय दिया पंजाब केसरी को, नवोदय टाइम्स को। थैंक यू आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।